हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि स्टेजेस एंड प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन कौन कौन से होते हैं। मीन्स समाजीकरण जो है उसके स्तर और प्रक्रिया के बारे में हमने देखा था। आज हम बात करेंगे मेजर एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन। मीन्स समाजीकरण जो है उसके प्रमुख अभिकरण बोलें या संस्थाएं बोलें, वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा समाजीकरण की प्रक्रिया को बल मिलता है, कॉपरेशन होता है। ठीक है। और जो भी छोटे बच्चे वगैरह जो होते हैं, ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से वो समाजीकरण की प्रक्रिया को बहुत अच्छी तरीके से आत्मसात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, हम जानते हैं कि लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके लिए क्या है, कई ऐसी अनेक संस्थाएं होती है, कई नियम होते हैं, है ना, जो समाज में स्थापित किए जाते हैं और जिनको क्या कहा जाता है, साधन और अभिकरण कहा जाता है। अब ये जो हम बात करते हैं कि समाजीकरण के बारे में हमने पढ़ा कि समाजीकरण होता क्या है ना। अब हम बात करते हैं कि अभिकरण मतलब संस्थाएं, एजेंसीज। तो अभिकरण की अगर हम बात करते हैं कि एजेंसीज क्या होती है, तो देखते हैं हम कि अभिकरण जो है उसका आशय क्या होता है, व्यक्तियों के संकलन से जो साधनों का प्रयोग कर समाजीकरण के लक्ष्यों को साकार करते हैं। क्या होता है अभिकरण का मीनिंग, कि व्यक्ति जो होते हैं उनको कलेक्ट करना, मतलब एक ग्रुप होना चाहिए जो साधनों का प्रयोग करके समाजीकरण के लक्ष्य को साकार कर सके। एक एम होता है समाजीकरण का, हमारे पास उपलब्ध है साधन और उससे हम इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। व्यक्ति जो होता है वो विभिन्न संस्थाओं और समूहों में जितना अनुकूलन करता है, समाजीकरण उतना ही साकार माना जाता है। मतलब क्या है कि व्यक्ति जितना जल्दी समाज से अनुकूलन बिठाएगा, सामंजस्य बिठाएगा, उतने ही उसके समाजीकरण की प्रक्रिया को महत्व मिलेगा और वो उसको आसानी से कर सकता है। ठीक है। अब ये जो बच्चा होता है, तो बच्चा समाजीकरण उसका हो बच्चे का, और समाजीकरण की प्रक्रिया को वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सके, उसके लिए कई ऐसी संस्थाएं वगैरह होती है। यहाँ देखिए आप, बुटमोर ने कहा है कि वास्तव में साधनों का संबंध नियमों से होता है ना। मतलब अगर कहीं नियमों का पालन किया जाएगा तो वहाँ साधनों का उपयोग किया जाएगा और उससे समाजीकरण की प्रक्रिया बेहतर तरीके से हो सकती है, जिसका प्रयोग व्यक्ति और व्यक्तियों के संगठन द्वारा किया जाता है। किसके? साधनों का प्रयोग। अब हम देखते हैं कि समाजीकरण के जो अभिकरण हैं उनको दो भागों में बुटमोर ने डिवाइड किया है। फर्स्ट क्या होती है, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन और सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, प्राथमिक संस्थाएं और द्वितीयक संस्थाएं। ठीक है। तो हम प्राथमिक संस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो प्राथमिक संस्थाओं में क्या आते हैं, परिवार आता है हमारा, है ना, क्योंकि सबसे छोटी समाज की इकाई वही है। हम परिवार में जन्म लेते हैं और वहीं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो सबसे पहली संस्था तो है परिवार। देन आफ्टर फिर आता है पड़ोस, है ना, पास पड़ोस के लोग जो होते हैं वो। फिर मित्र मंडली, मीन्स हमारा जो पीयर ग्रुप होता है ना, वो। फिर विवाह, इन सबसे नातेदारी जो होती है वो, इन सबसे हम क्या करते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं, और ये होती है प्राथमिक संस्थाएं। देन आफ्टर बात करते हैं हम द्वितीयक संस्थाओं की। तो द्वितीयक संस्थाएं जो होती है उसके अंदर शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है वो आती है, मीन्स हमारा स्कूल, कॉलेज, ये सब आते हैं। फिर हमारी आती है आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं और सांस्कृतिक संस्थाएं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, द्वितीयक संस्थाएं हैं, और इनसे भी हम समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं और हमारे व्यक्तित्व का विकास इनके माध्यम से भी होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि समाजीकरण के जो अभिकरण है उसमें जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस जो होती है, प्राथमिक संस्थाएं जो होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैमिली एज अ सोशलाइजिंग एजेंसी, है ना, परिवार समाजीकरण करने वाली एक संस्था के रूप में किस प्रकार अपनी भूमिका निभाता है। तो हम जानते हैं कि समाजीकरण करने वाली संस्थाएं जो है उनमें परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो परिवार में ही जन्म लेता है और सबसे पहले वो परिवार के सदस्यों के ही कांटेक्ट में आता है। हम अपने माता पिता, भाई बहन, इन लोगों को पहचानते हैं, इन लोगों के साथ रहते हैं, मैक्सिमम टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं, है ना। तो परिवार में ही उसे समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, जो प्रथाएं होती है, जो कल्चर है हमारा, उन सब से
परिचित कराया जाता है। मतलब अगर हम परिवार में हैं तो हमारे परिवार के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, हमारी जो संस्कृति है वो कैसी है, ये सब कुछ परिवार के जो सदस्य होते हैं, हमारे क्या प्रथाएं चलती है, क्या रीति रिवाज है हमारे समाज के, हमारी कम्युनिटी के, है ना, समुदाय के, वो सब कुछ परिवार के अंदर ही बच्चा रहकर सीखता है और परिवार ही उसे इन सब से अवगत कराता है। जब समय और महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो परिवार समाजीकरण करने वाली सबसे प्राथमिक संस्था होती है ना। बच्चा परिवार में जन्म लेता है और उसे कई प्रकार की भूमिकाएं जो होती है उनका ज्ञान होने लग जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि बच्चा पापा को देखता है तो वो ये समझने लगता है कि वो एक पति हैं और एक पिता हैं। पत्नी होती है तो वो एक माता का रूप होती है, पुत्र होता है वो भाई होता है, पुत्री होती है वो बहन होते हैं, है ना। तो वो बच्चे ये समझते हैं कि हमारे मम्मी पापा हैं, ये मम्मी पापा के भाई बच्चे हैं तो हमारे भाई बहन हैं, मेरे भाई बहन हैं, मैं इनका बेटा हूँ, इस तरीके से। क्योंकि क्या होता है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है और ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिचुएशन चलती रहती है। समाजीकरण की जो सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सब जगह इसी तरीके से चलता है और फैमिली जो है वो उसकी बेसिक इंस्टीट्यूशन होती है। ठीक है। जो जाल्डिच हैं, है ना, एक ऑथर हैं और उन्होंने 56 जो समाज है, 56 समाजों का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि समाजीकरण में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, मीन्स माता पिता जो होते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसका उन्होंने पता लगाया। और उन्होंने ये पता लगाया कि समाज में जो पिता होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल लीडरशिप होती है उनकी, मीन्स साधक नेतृत्व होता है, और माता का क्या होता है, एक्सप्रेसिव लीडरशिप होती है, मीन्स भावनात्मक नेतृत्व होता है। मीन्स पिता क्या करते हैं, पिता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कमाने बाहर जाते हैं, वो हमें अपनी सुख सुविधाओं, हमारी जो सुख सुविधाएं हैं उनको उनसे वो हमें उपलब्ध कराते हैं, है ना। हमारी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो सब वो फुलफ़िल करते हैं। और मम्मी जो होती है, माता जो होती हैं, उनका क्या इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनसे आराम से शेयर कर सकते हैं, हमारे को उनसे मोटिवेशन मिलता है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करती हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं हमारा भावनात्मक रिलेशनशिप होता है। पेरेंट्स पापा से भी होता है लेकिन मदर से ज़्यादा होता है और भावनात्मक नेतृत्व उनके अंदर पाया जाता है ना। ठीक है। अब जो परिवार है और परिवार के जो ये सदस्य होते हैं, तो परिवार के अन्य सदस्य जितने भी होते हैं उनसे भी हम समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। मीन्स माता पिता भाई बहन, उनके अलावा भी जो दूसरे बच्चे होते हैं और रिलेटिव्स जो होते हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी हमारे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों में पारस्परिक प्रेम, सहयोग, है ना, सैक्रिफाइस, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्यनिष्ठा, ये सब कुछ जो गुण हैं ये जन्म के बाद से ही हमें आने लगते हैं। क्योंकि परिवार में ये सब हम देखते हैं। परिवार में आयु, लिंग और पद की दृष्टि से भी विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं और उनसे जब हमारा संपर्क होता है, उनसे जब हम कांटेक्ट करते हैं तो उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो आचरण होता है, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। मीन्स कोई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पापा का व्यवहार अच्छा पसंद आता है, उनकी इमेज पसंद आने लगती है तो उन्हीं अकॉर्डिंग बिहेव करना, रहना, बोलना। किन्हीं को माता का व्यवहार अच्छा लगता है, किन्हीं को दादाजी, भाई बहन जो बड़े होते हैं, है ना, कोई भी रिलेशन में होते हैं, उनका हमको व्यवहार इतना प्रभावित करता है, इतना इफेक्टिव लगता है वो हमें कि हम उसको फॉलो करने लगते हैं, हम उनका अनुसरण करने लगते हैं और वो जैसा जीवन जीते हैं उसी तरीके से हम उनका जीवन जीने का प्रयास करने लगते हैं। उनकी जो अच्छी बातें होती हैं वो हम ग्रहण करने लगते हैं, है ना। तो अधिकार और दायित्व का भी परिवार में क्या होता है, बहुत अच्छा रोल प्ले होता है कि मीन्स उनमें भी बहुत अच्छे तरीके से समन्वय होता है। परिवार जो होता है, परिवार का जो सहयोग और भावात्मक पर्यावरण होता है वो बच्चों में व्यक्तित्व निर्माण करता है ना, कि बच्चे परिवार में सीखते हैं कि किस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे को, किस तरीके से सुख दुख में साथ देना चाहिए। तो इससे उनमें बहुत गुण पनपते हैं और वो उनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है, उनकी जो भूमिका होती है उसको वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अब बच्चा अगर अच्छा काम करता है तो उसे अप्रिशिएट किया जाता है, एडमायर किया जाता है, उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर वो गलत काम करता है तो उसे पनिश भी किया जाता है ना। उससे उसमें मॉरल जो वैल्यूज़ होती है वो पनपती है, उसमें नैतिकता के भाव आते हैं, है ना। फिर सही काम करने पे उसे अच्छा अप्रिशिएट किया जाता है उससे, तो वो मोटिवेट होता है और इन फ्यूचर भी वो बहुत अच्छे काम करने की ट्राई करता रहता है।
परिवार में जो बच्चा कुछ सीखता है वो उसकी क्या होती है, बिल्कुल स्थायी पूंजी होती है, उसका बहुत लंबा चलने वाला एसेट होता है। वो भाषा का प्रयोग करना सीखता है, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है, वो सभी के साथ एडजस्ट करना सीखता है, अनुकूलन करना सीखता है, और उससे उसमें क्या होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुणों का विकास होता है। उसमें लीडरशिप का गुण आता है। परिवार में सबसे छोटा अगर है तो वो उससे बहुत दूसरों के व्यवहार को सहन करना सीखता है, उसके कारण कि बड़े कुछ कहते हैं तो उसे मानना है, तो उसमें सहनशीलता का गुण आता है ना, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है समाज के अंदर अपना सामंजस्य बिठाए रखने के लिए, अनुकूलन बिठाए रखने के लिए। फिर उसके साथ साथ वो बड़ों का कहना मानना सीखता है। पारिवारिक आदर्श और मूल्य जो होते हैं उनके द्वारा बच्चा, पहले भी बताया कि आपको प्रेम, त्याग, बलिदान, दया, है ना, परोपकार, अनुकूलन, आज्ञाकारिता, ये सब जो मॉरल वैल्यूज़ होती है इन सबको सीखता है और इससे उसका व्यक्तित्व निखरता है। तो ये कह सकते हैं हम कि परिवार जो होता है वो ही उसका फर्स्ट क्या होता है, इंस्टीट्यूशन होती है। परिवार ही जो है वो बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और बच्चा उसमें क्या करता है, सब व्यक्तित्व विकास के गुण सीखता है और बच्चा परिवार का ही एक प्रतिरूप होता है। लेकिन परिवार में बच्चा समाजीकरण के सिर्फ अच्छे प्रभाव ही नहीं सीखता है। परिवार के अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसे विपरीत परिस्थितियां भी देखने को मिलती है। अगर परिवार विघटित है, पेरेंट्स में अनबन रहती है, परिवार में तनावपूर्ण माहौल रहता है ना, तो बच्चा जो होता है वो कुछ आपराधिक गतिविधियों में भी संलग्न होने लगता है और उसका उस पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां भी उसके समक्ष आती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि परिवार में हमेशा सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही सीखी जाए। कई विपरीत परिस्थितियां होती है, उससे बच्चा गलत ट्रैक पे भी जाता है। लेकिन मैक्सिमम तो परिवार के अंदर समाजीकरण जो है उसकी प्रक्रिया होती है और बच्चा उससे अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो परिवार क्या है, एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। देन आफ्टर बात आती है किसकी, पड़ोस की, है ना, नेबरहुड की, कि पड़ोस जो हमारा है ना, हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनका भी बच्चे पे जो महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और पड़ोस से भी बच्चे क्या है, समाजीकरण की प्रक्रिया सीखते हैं। बच्चे की नहीं वरन जो युवक होते हैं उनमें भी उनके भी समाजीकरण में पास पड़ोस का बहुत विशेष योगदान रहता है। जो शहर होते हैं उनकी तुलना में गाँव में पड़ोस का अधिक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोस वालों से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चों को स्नेह प्यार जो देते हैं, नई बातों से अवगत कराते हैं, है ना, और प्रशंसा निंदा उनके द्वारा समाज के जो व्यवहार है उनसे वो प्रेरित होते हैं और पड़ोसी समय समय पे उन्हें ये बताते रहते हैं कि उन्हें किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की जाती है ना। तो ये सब कुछ जो है वो पड़ोस से वो सीखता है। तो समाजीकरण में पड़ोस का भी बहुत अहम योगदान होता है। देन फिर बात आती है प्ले ग्रुप की, है ना, प्रिय ग्रुप की, क्रीड़ा ग्रुप की, क्रीड़ा समूह की। तो समाजीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बच्चों के लिए जो मित्र समूह होता है या खेल समूह जो होता है वो भी एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह होता है। परिवार के बाद अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनके कांटेक्ट में हम आते हैं और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं। वो हमारी सेम एज के होते हैं, तो ये लोग अपनी जो परिस्थिति होती है, उनके जो वर्ग के मूल्य जो होते हैं उनसे एक दूसरे को अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं। खेल समूह में बच्चा क्या करता है, खेल के नियमों का पालन करना सीखता है, दूसरों पर नियंत्रण रखना सीखता है, उसमें वो डिसिप्लिन सीखता है, उसमें क्या होता है, नेतृत्व जो होते हैं, लीडरशिप के जो गुण होते हैं वो विकसित होने लगते हैं और लोगों को नियंत्रण और अनुशासन में रहना सीखना आने लगता है। मीन्स बच्चे नियंत्रण में रहना मीन्स कंट्रोल करना, कंट्रोल में खुद रहना और डिसिप्लिन में रहना अपने आप ही सीखने लगते हैं। खेल जब खेलने लगते हैं बच्चे तो उसमें हार जीत वगैरह ये जो कुछ भी होता है उससे वो अनुकूलन करना सीखते हैं, परिस्थितियों में अनुकूलन करना सीखते हैं और उनसे उसमें कॉपरेशन, कंपटीशन, है ना, और हेल्दी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है मीन्स स्वस्थ जो संघर्ष होता है उनकी भावनाएं पनपती है। स्वस्थ संघर्ष कहने का मतलब कि संघर्ष तो वो करते हैं लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, उसे कहते हैं हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट, स्वस्थ संघर्ष। समय आने पे क्या होता है, टाइमली क्या होता है, बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जैसे खेल के नियमों को अगर वो तोड़ेगा तो उसे पनिश किया जाएगा, अगर वो टाइम पे खेल
स्थान पे नहीं पहुंचता है जहां खेल खेला जा रहा है, या उसका जो टाइमिंग है उससे वो लेट हो जाता है, तो उसे उस थोड़ी देर खेल से बाहर रखा जाता है, उसे एंटर नहीं किया जाता है। ये सब जो नियम हैं, ये जो रूल रेगुलेशन है, उनको वो सीखता है, तो वो ये समझने लगता है कि मुझे रूल के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अब दूसरे समूह जो होते हैं उनके जैसे ही जो ये प्ले ग्रुप होता है, इसमें भी पुरस्कार, दंड, इन सब के द्वारा बच्चा क्या करता है, सदस्यों से अच्छा व्यवहार करना सीखता है। ठीक है। देन आफ्टर बात आती है नातेदारी समूह की, मीन्स किन ग्रुप जो होता है, मीन्स जो हमारे आस रिश्तेदार जो होते हैं दूसरे, है ना। नातेदारी समूह में क्या होता है, रक्त एवं विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदार आते हैं। एक तो पेरेंट्स और रियल जो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, है ना, ब्लड ग्रुप वाले, वो होते हैं। उसके अलावा भाई बहन, पति पत्नी, सास ससुर, देवर भाभी, साला साली, है ना, ये सब जो अन्य संबंधी होते हैं, इनके संपर्क में आने से भी बच्चा कुछ न कुछ सीखता ही है। इन सभी के प्रति उनकी विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है ना। इन सभी के प्रति उसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी पड़ती है। मतलब ये जितने भी माता पिता और भाई बहन के अलावा जितने भी रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी वो कांटेक्ट में आता है और उन अपना रोल वो उनके साथ भी किस तरीके से प्ले करना है उसे आना लग जाता है। किसी के साथ घनिष्ठ और किसी के साथ हंसी मजाक के संबंध होते हैं उसके, कि परिवार के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवहार में अच्छे होते हैं और उनके साथ वो रहना ज़्यादा पसंद करता है, किसी के साथ दूरी बनाए रखता है, किसी से वो डरता है, किसी के साथ वो बहुत टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। ये सारी जो चीज़ें होती है, ये सब नातेदारी समूह में देखने को मिलती है। विभिन्न रिश्तेदारों पे भी बच्चे का प्रभाव पड़ता है और वो उनको भी आत्मसात करता है। ठीक है। देन फिर बात आती है विवाह समूह की, कि विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद क्या होते हैं, लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी होती है ना। ऑब्वियसली लड़का लड़की होते हैं तो वो पति और पत्नी का रोल प्ले करते हैं। विवाह के बाद क्या होते हैं, लड़के लड़की नए दायित्व उनके ऊपर आ जाते हैं, उनको निर्वहन करने लगते हैं। मीन्स लड़की जो होती है वो किसी के घर में जाती है तो वहाँ उसके नए रिश्ते बनते हैं। लड़के की शादी होने के बाद में उसके भी ससुराल में नए रिश्ते बनते हैं। तो ये जो होते हैं वो एक अलग सिचुएशन और एक अलग समाजीकरण की प्रक्रिया वहाँ देखने को उनको मिलती है। वो एक दूसरे के लिए त्याग करना सीखते हैं, उनमें निष्ठा होती है। आगे चल के वो क्या पिता माता बनते हैं, दादा दादी बनते हैं, नाना नानी बनते हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ होती है ना, कई रिश्ते उनके साथ में जुड़ते जाते हैं। तो ये जो परिस्थितियाँ हैं उनको भी वो एक्सेप्ट करते हैं। और इस प्रकार विवाह के बाद क्या होता है, बालक जो होता है उसको नई भूमिकाएं ग्रहण करनी पड़ती है और उनके अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ता है। कुछ चेंजेस भी उसके लाइफ में आते हैं, उसको भी वो एक्सेप्ट करता है ना। पॉजिटिव नेगेटिव सब इफेक्ट उसके ऊपर पड़ते हैं, सकारात्मक नकारात्मक सारे प्रभाव पड़ते हैं। और उन प्रभावों को देखते हुए भी वो अनुकूलन बिठाता है। कभी उसकी परिस्थिति अच्छी होती है, कभी उसकी परिस्थिति खराब होती है, कभी उसके पक्ष में टाइम होता है, कभी उसके विपक्ष में टाइम होता है, पर फिर भी वो इतना केपेबल हो जाता है कि समाजीकरण की प्रक्रियाएं जो होती रहती है उनके द्वारा वो इतना केपेबल हो जाता है कि वो उन सबको हैंडल कर सकता है। ठीक है। ये तो क्या थी, जो प्राथमिक संस्थाएं हैं हमने उनकी बात की थी। अब हम बात करते हैं कि समाजीकरण के अभिकरण के लिए जो द्वितीयक संस्थाएं होती है वो किस तरीके से रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है। ठीक है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ये सब आते हैं और इन संस्थाओं में बच्चा अपने अध्यापकों के बहुत कांटेक्ट में आता है, अच्छी नई नई बुक्स पढ़ता है, उन बुक्सों से वो नॉलेज गेन करता है, उन ज्ञान प्राप्त करता है। तर्क वितर्क जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट वगैरह, उसकी क्षमता उसमें विकसित होती है। कोई भी घटना होती है उसके कार्य कारण को समझने का वो प्रयास करता है। और इसी तरीके से शैक्षणिक संस्थाएं जो होती है उनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है समाजीकरण की प्रक्रिया को बनाने में, तैयार करने में। तो उसका इससे क्या होता है, बच्चे का मानसिक विकास होता है। फिर बात आती है धार्मिक संस्थाओं की। तो व्यक्ति के जीवन में क्या होता है, व्यक्ति के जीवन जो होता है उसको सुचारू रूप से बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाने के लिए क्या होता है, नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। और धार्मिक संस्थाओं का नियंत्रण बनाए रखने में बहुत अहम रोल होता है। आप छोटा बच्चा जब होता है वो कोई गलती करता है, झूठ बोलता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, बहलाने के लिए और उसे समझाने के लिए कहते हैं कि अगर तुमने गलत काम किया है तो भगवान तुम्हें पाप देंगे या गॉड तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ों से वो डरने लगता है और वो गलत काम करना छोड़ता है। तो इस तरीके से हम उसको धर्म के प्रति आस्था जगाते हैं। और पाप, पुण्य, स्वर्ग, नर्क, है ना, ये सब जो होते हैं इनके द्वारा मनुष्य को हम
डराने का प्रयास करते हैं, भयभीत मनुष्य उससे होता है और वो अपने आप ही नियंत्रण में रहना सीख जाता है। व्यक्ति में प्योरिटी, न्याय, सच्चरित्र, कर्तव्य, दया, है ना, सैक्रिफाइस, ये सारे गुण किसके माध्यम से, धर्म के माध्यम से ही पनपते हैं और धर्म की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा हो, कहाँ क्या है, लेकिन धर्म जो है, कोई सा भी धर्म हो, व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है और उसी अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। फिर जो नियम होते हैं, सब धर्म है, उनके अलग अलग नियम हैं, अलग अलग प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन सबको वो सीखता है। मेलेनोविस्की क्या कह रहे हैं? मेलेनोविस्की कह रहे हैं कि संसार में मनुष्य का कोई भी समूह धर्म के बिना नहीं रह सकता है, चाहे वो कितना भी जंगली क्यों ना हो, कोई भी कैसा भी होता है, लेकिन उनमें धर्म के प्रति आस्था होती है और उनका अपना धर्म होता ही है जिसे वो अपनाते हैं और उसके अनुरूप आचरण करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक संस्थाएं। जो सांस्कृतिक संस्थाएं होती है वो व्यक्तित्व का नैतिक विकास करती है और उसमें महत्वपूर्ण योगदान देती है। सांस्कृतिक संस्थाएं कौन सी? जैसे म्यूजिक एकेडमी होती है, कोई कवि सम्मेलन हुआ, नाटक मंडली हुई, है ना, कोई भी क्लब होता है ना, किटीज़ वगैरह की जाती है, कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, मेले वगैरह का आयोजन होता है। इन सब से क्या होता है? व्यक्तित्व विकास होता है और व्यक्ति सामंजस्य करना सीखता है, वो मैनेजमेंट सीखता है ना, किस तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है, किस तरीके से विपरीत कुछ परिस्थिति हो जाए तो उसमें धैर्य खोए बिना उनको काम करना होता है, अपना लक्ष्य पूरा करना होता है। ये सब कुछ सांस्कृतिक संस्थाओं के माध्यम से वो सीखता है। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज में प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषाएं जो होती है, उनका ड्रेसिंग जो होता है, साहित्य होता है, संगीत, कला, इन सब से परिचित होता है और उसमें इंटरेस्ट डेवलप करता है और उसके माध्यम से वो अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। देन फिर बात आती है आर्थिक संस्थाओं की, कि ये जो आर्थिक संस्थाएं होती है व्यक्ति को अपने स्वयं के और परिवार के जीविकोपार्जन के योग्य बनाती है। मीन्स जो कार्यालय होते हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं, विभिन्न आर्थिक संघ होते हैं, इन सब का तरीका जो होता है ये सब बताते हैं कि हम बाजार, बस, दुकान आदि जगहों पर किस तरीके से व्यवहार करें, हमें अपने अधिकारों का ज्ञान कराते हैं। साथ ही ये संस्थाएं लोगों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समायोजन का भाव भी उत्पन्न करती है। तो आर्थिक संस्थाओं का भी समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये भी एक महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है। फिर बात करते हैं हम राजनीतिक संस्थाओं की। तो राजनीतिक संस्थाएं कौन सी? जैसे संसद होता है, विधानिका होती है, कार्यपालिका होती है ना, ये सब जो होते हैं वो व्यक्ति को कानून, शासन, अधिकार, कर्तव्य, प्रशासन, इन सब का बोध कराते हैं। और लोकतांत्रिक और तानाशाही या सैन्य शासन के समाजीकरण में बहुत अंतर पाया जाता है। मतलब तानाशाही में व्यक्ति के अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, है ना, जबकि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य सुरक्षित रहते हैं और राजनीतिक दलों द्वारा जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है और जिससे समाज में समन्वय स्थापित होता है। जो राजनीतिक संस्थाएं होती है उनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। हम क्या करते हैं? हम अपने अधिकारों से परिचित होते हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं, उनका हमें बोध होने लगता है ना। अगर हम लोकतंत्र में तो हमें बोलने की, हमारे कई अधिकार हैं जिनका हम उपयोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ये राजनीतिक संस्थाएं जो होती हैं इनका भी महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे व्यावसायिक संस्थाओं की बात कही गई है। तो व्यावसायिक संस्थाएं जो होती है वो भी समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कि व्यावसायिक संस्थाओं के द्वारा हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से उत्पादन किया जाता है, उपभोग हम उनके द्वारा करते हैं, किस तरीके से चीज़ों का निर्माण किया जाता है, किस तरीके से लाभ हानि इन सबको देखा जाता है और किस तरीके से रिस्क उठाया जाता है व्यापार के अंदर। ये सारी जो स्थिति होती है ये सब व्यावसायिक संगठन द्वारा हम सीखने को मिलती है। तो ये सब कुछ जो होती है वो द्वितीयक संस्थाएं होती है और द्वितीयक संस्था और प्राथमिक संस्थाओं के माध्यम से हम क्या सीखते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखने लगते हैं। ओके, थैंक यू।